Innovate. Enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस समय रियल एस्टेट मार्केट काफी अलग दौर से गुजर रहा है। बहुत सारी खबरें लगातार आ रही हैं, इस मार्केट को बदलने वाली खबरें, लेकिन उनमें से जो दो बातें सबसे ऊपर है वो है रियल एस्टेट रेगुलेटर यानी रेरा और जीएसटी। दोनों का ही इस मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो यहां से जबकि देश में जीएसटी बस लागू होने ही वाला है और रेरा लागू हो चुका है, रियल एस्टेट मार्केट के लिए किस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं, यहां से बाजार कैसा जाएगा, आगे किस तरह की चीजें होते हुए हम देखेंगे, एक घर खरीदार के तौर पर आपके लिए इसमें क्या है समझने की बातें, ये सब आज हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री गोपाल काबरा, एमडी आरआर ग्लोबल, पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरास। इसके अलावा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे वेंकट राव साहब, हमारे रेरा एक्सपर्ट हैं और बड़ी जानकारी रखते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। और इसके अलावा मेरे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेरा एक ऐसी बात है जिस पे हमने ढेर सारे शोज किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं, और जीएसटी जिस पर इस वक्त काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। तो चलिए पहले बात जीएसटी की ही कर लेते हैं। अब चूंकि जीएसटी कारोबारियों पर लगना है, कारोबार पर लगना है, लेकिन उसका इंपैक्ट सब पर आना है। तो पहला प्रश्न यहाँ रोहित गेरा साहब आपसे ही, जीएसटी की जो दर तय की गई है रियल एस्टेट के लिए, जो सर्विस साइड पर है, एक तो सर्विस साइड हम पकड़ लें जो पहले सर्विस टैक्स लगता था, और बाकी जो इनपुट कॉस्ट में है, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट, सारी चीजें, वहां पर जो जीएसटी की रेट्स आए हैं अलग अलग, इन दोनों का इंपैक्ट आप क्या देखते हैं रियल एस्टेट के ऊपर? विपिन जी, ओवरऑल हमारे हिसाब से जो कस्टमर जो खरीदेगा उन्हें 12% जीएसटी फ्लैट प्राइस पे भरना होगा, और ये स्टैम्प ड्यूटी के अलावा होगा। लेकिन ये टोटल कॉस्ट जो इंपैक्ट है 12% से नहीं होगा, क्योंकि हमें जो इनपुट का जो सेट ऑफ मिलेगा दैट विल बी पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर। तो हमारे प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 से 2% का फर्क पड़ेगा। द कॉस्ट विल गो अपवर्ड बाय 1 to 2% एज अ रिजल्ट ऑफ जीएसटी। राइट। काबरा साहब, इसके अलावा जो चीज़ें लगती हैं, एक तो ये हो गया जो सर्विस वाला फैक्टर था, और वो पहले भी हम देखते थे कि 1/3 कॉस्ट पे लगता था, अमेंडमेंट और तमाम तरह के कैलकुलेशन हमें यहाँ पे बता दिया गेरा साहब ने। लेकिन अब जो इनपुट हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वायर्स हो गए जैसे जो आप बनाते हैं, टाइल्स हो गई, सीमेंट हो गई, जो तमाम तरह के अंदर इनपुट आते हैं, अब उसमें से कुछ ज़्यादातर तो सस्ते हो रहे हैं, कुछ महंगे भी हो रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या वहाँ से, क्योंकि एक मोटा कैलकुलेशन कोई बता रहा था कि करीब करीब 3 से 4% तक चीज़ें सस्ती होंगी, आपका क्या कहना है, ऐसा होगा? ऐसा है कि कॉस्ट जो ओवरऑल प्रोडक्ट की है वो साल सवा साल लगेगा, क्योंकि जीएसटी का पूरा साइकिल घूमने को, समझने को, इसका इम्पैक्ट पूरा अभी तक लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है। इसको 1 से 1.25% का जो सरकार का भी अनुमान है और हम भी जो व्यापार में अनुमान करते हैं, क्योंकि इसमें जो 2% सीएसटी इंटरेस्ट रेट लगता था, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट 4 से 5 ही है और कंज्यूमर स्टेट बहुत ज़्यादा है, और लगभग 80% माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। तो सीएसटी का जो इम्पैक्ट था उसका एक फ़र्क पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ आइटम में जो जीएसटी 68% आनी चाहिए थी, उसके बदले 28% आई है, उसका इम्पैक्ट भी एक देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो अपना गेरा साहब जो बता रहे हैं जीएसटी का, जीएसटी में ओवरऑल इम्पैक्ट 1 से 1.25% आ रहा है। लेकिन जो प्रोजेक्ट ओसी आ गई है, क्योंकि आज के तारीख में जिस प्रोजेक्ट को ओसी आ गई है उसमें सर्विस टैक्स नहीं है, तो ऐसी गणित लग रही है, अनुमान लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट ओसी आ गई है उसकी शायद कॉस्ट 4 से 5% महंगी हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी का जो 1 जुलाई के बाद जो भी आपकी इनवाइस होती है, जैसे हम इंडस्ट्री चला रहे हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसमें हमको नया जीएसटी जो लागू होगा लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से बिल्डर को भी जो नया जीएसटी 12% लगा है वो लागू होगा। तो इसको लेकर हम क्या माने, अभी थोड़ी क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि अभी फिलहाल की जो व्यवस्था है तो सर्विस टैक्स जो बने बनाए मकान है या रेडी फॉर पोजीशन है उन पे तो नहीं लगता है, तो उस हिसाब से जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बिना जीएसटी पे नहीं आएगा तो उस हिसाब से लगना चाहिए, तो इस पे थोड़े क्लैरिफिकेशन की जरूरत और है, आप समझते हैं? बहुत सारी जरूरत है, और अभी 3 तारीख को जो फाइनल मीटिंग है कश्मीर में, श्रीनगर में,
क्योंकि परसों हम भी हमारे बिजनेस के हिसाब से रेवेन्यू सेक्रेटरी को मिल के आए थे, बाकी मिनिस्टर को मिले हैं, तो उनको भी ध्यान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मिस्टेक भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो कुछ आइटम है हमारा 8544 उसमें पूरा इंडिया का एवरेज 17% है और वो आइटम 28 में चली गई जो जानी नहीं चाहिए थी, तो वो लोग भी उसको रिव्यू कर रहे हैं और सभी लोग अभी ऐसे 28 में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब बिल्डर 12 में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनको लगता है 5 होना चाहिए, जिसको 28 लग गया उसको लगता है 18 हो गया, जिसको 18 लगता है उसको लगता है 12 होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपनी कम से कम ले जा रहा है। सरकार भी एक उस पर चिंतन कर रही है, वर्किंग कर रही है। तो 3 तारीख को जो मीटिंग है फाइनल, उसके बाद ही इसका पूरा अनुमान क्लियरिटी आएगी। राइट पंकज साहब, ये बड़ी बहस है और काबरा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिस पे जो दर लगी है उसको लेकर उसको थोड़ी आपत्ति है। 28 वाले को लग रहा है कि 18 होती, 18 को लग रहा है 12 होती, 12 को लग रहा है कि 5 होती। लेकिन रियल स्टेट जो फोकस है इस समय सरकार का, हम देख रहे हैं काफी चीजें हुई हैं, अभी हाल ही के बजट्स के बाद से काफी कुछ चीजें आई हैं रियल स्टेट को लेकर। ऐसे में 18 या 12% की ऊंची दर के मुकाबले जो 5% वाली सबसे नीचे जो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज पे लगाई गई है, खाने पीने की चीजें हो गई और तमाम, क्या रियल स्टेट को भी उसमें रखते तो ज्यादा बेहतर होता? मेरे ख्याल से तो जैसे सबवेंशन और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने दे दी वो बहुत ही बड़ा एक कदम था गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप देख लिए तो 20-25 लाख रुपए का अगर होम लोन है और सबवेंशंस का और दूसरे इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है, तो नेट इंटरेस्ट रेट आज के दिन कंज्यूमर को करीब 1.8% से 3.4% बढ़ रहा है, जो हिस्टोरिकली आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर आप ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो ज़्यादातर जगह पे अगर मुंबई और बड़े शहरों को 2-3 शहरों को हटा दीजिए तो प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो 4 या 5 हज़ार के नीचे ही आता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आप 12% की दर को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको लगेगा कि ये ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। और कुछ एक कॉस्ट जैसे अगर है महाराष्ट्र में तो 1% वैट है, और लेकिन अगर आप गुड़गांव की बात कीजिए, बेंगलोर की बात कर लीजिए, चेन्नई की बात कर लीजिए, यहाँ पे वैट ज़्यादा है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट से अगर ऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो मुझे लगेगा कि इसमें भी बेनिफिट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब 5% उनके पास देने के लिए आज स्कोप है कि नहीं है, ये सोचने की बात है कि हम सब्सिडी तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ओवरऑल ना दें, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जैसे अलग अलग एक दाम का क्राइटेरिया कि जो 30 लाख के नीचे का घर होगा उस पर इतना, या देखना पड़ेगा आगे सरकार क्या कहती है। वेंकट राव साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? 12% की एक दर, और दूसरा ये भी एक उम्मीद की जा रही थी कि या कहें कि सिर्फ कयास लगाया जा रहा था कि अगर जीएसटी आएगा तो क्या स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें हटा ली जाएंगी, वो राज्य सरकार लेती है। अभी तो इस पर लगभग यही लगता है कि वो जारी रहेगा, लेकिन क्या वो हटना चाहिए था अगर जीएसटी आ रहा और हम एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं? देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग कहेंगे तो बाकी आपके गेस्ट ने भी कहा है, पंकज जी भी अभी कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो इम्पैक्ट शायद इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर होने की वजह से ओवरऑल रेट्स में कोई मार्जिनल इंक्रीज नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, आपकी बात सही है, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये देखिएगा कि लैंड पे एग्जम्पशन है, इन सेंस अगर आप लैंड अलग से करते हैं तो देयरफॉर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लगेंगे कहा गया है। बट अदर राइट्स अब एक तरीके से इसमें आ जाती हैं जीएसटी केस में। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वन टैक्स वन नेशन की बात हो रही थी, तो एक स्टैंडर्डाइज रेट्स की बात करें और एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम की बात करें तो ये एक डिमांड है इंडस्ट्री की, और मेरे ख्याल से ये कंसिडर होना चाहिए। राइट गिरा साहब, जो मैं आपसे शुरू में भी चाह रहा था और बातचीत आई, तो एक तो हमने बात कर लिया सर्विस साइड वाली चीज पकड़ ली जो 1/3 कॉस्ट पे होती है, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल से लेकर बाकी कंस्ट्रक्शन में जो इनपुट्स आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई, उनके कोई इम्पैक्ट के कैलकुलेशन आपके पास है कि जब वो सेवाएं सस्ती होंगी या वो गुड्स सस्ते होंगे तो ओवरऑल आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? विपिन जी, अब तक तो डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं हुआ है, बट हमने जो आंकड़े देखे हैं दैट अप्रोक्सीमेटली अगर आपने फ्लैट के प्राइस पे 40% पे आपने टोटल इनपुट कॉस्ट ले लिया और उसमें फिर आप कहें कि कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, लेबर है, सर्विस है, सब जोड़ दिया, उस पे अगर आपका एवरेज 18% का अगर टैक्स जीएसटी लगता है तो वो 40% पे जो 18% लगेगा उसका आपको टोटल में से सेट ऑफ मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी फील कि ओवरऑल इंपैक्ट में अगर आप देखने गए, अल्टीमेटली टोटल जो कॉस्ट जो कस्टमर का के ऊपर आएगा
दैट विल हैव अ नेट प्लस इंपैक्ट ऑफ 1 to 2%। अभी वो उसमें आपका लैंड कंपोनेंट कितना है, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट कितना है, क्या मटेरियल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मगर फाइनली जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो मैं कह रहा था, सर्विस टैक्स, VAT, एक्साइज सब पकड़ के ओवरऑल फाइनल इंपैक्ट विल बी अबाउट 1 to 2%। जिसको जो स्लैब दिया है उससे उसको लगता है कि कम होना चाहिए। टेलीकॉम की अपनी डिमांड है क्योंकि उनको लगता है वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, आप भी सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। तो 12% का जो स्लैब है आपको लगता है सही है, या 5% पे, चूंकि हाउसिंग को बढ़ावा देना सरकार का एक बड़ा मकसद ही है, बहुत सारे प्लान्स उसके इर्द गिर्द हैं सरकार के, तो ये टैक्स स्लैब सही है या कम होती, 5% पे होती या कहीं कुछ और होता तो ज्यादा बेहतर होता? विपिन जी देखिए, कम टैक्स भरना सब चाहेंगे। मेरे हिसाब से जो 12% टैक्स गवर्नमेंट में लगाया है, इट इज अक्रॉस द बोर्ड, ये यूनिफॉर्म है सब रियल एस्टेट के लिए, तो उस हिसाब से ये अच्छी बात है। नहीं तो पहले क्या होता था, आप 1500 स्क्वायर फुट के फ्लैट के हिसाब से सर्विस टैक्स ज्यादा है, अगर कम साइज का है तो कम होगा। अब एक टैक्स का जो रेट है वो सब रियल एस्टेट के लिए है। अब अगर गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग में बूस्ट देना है तो उनके वो प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से या और जो अलग अलग स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, दैट विल ट्रांसलेट एंड ऑफर द बेनिफिट्स टू द एंड कंज्यूमर। तो आप जीएसटी का टैक्स एक लेवल पे इस्तेमाल अप्लाई करेंगे, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसमें फिर कोई किसी को एक प्रोजेक्ट में छोटे फ्लैट्स है, बड़े फ्लैट्स है, उसका कैलकुलेशन कैसे करे, देयर इज नन ऑफ दैट कंफ्यूजन। और अगर आपको किसी को इंसेंटिवाइज करना हो तो आप उनको इनकम टैक्स में इंसेंटिव कर सकते हैं, जैसे उन्होंने सेक्शन 80 का स्कीम किया है, जैसे वो PMAY में कर रहे हैं। दैट अदर टूल्स आर ऑलवेज अवेलेबल, बट वन GST टैक्स रेट इज वेरी गुड इन माय ओपिनियन। इससे क्या सहमत करेंगे काबरा साहब कि ये तरीका ही सही है? आपको कहीं और से देना है तो आप दूसरी योजनाओं में दे दीजिए। बिल्कुल तरीका सही है, और GST 12% अभी जो रियल एस्टेट के हिसाब से देखा जाए तो एकदम रीजनेबल है। और क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में सारा इनपुट जो उसमें 28% दिया है इन्होंने, तो 12%। बाकी इंसेंटिव जो देना है कि अलग अलग तरीका है। दूसरा क्या है कि सरकार के भी तो खर्चे नए काफी, जैसे आज स्किल डेवलपमेंट पे सरकार ने 30,000 करोड़ का बजट रखा है, तो आखिर रुपए सरकार के पास आएंगे कहाँ से? तो वो सारी बातों को देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा इन्वेस्टमेंट सरकार करना चाह रही है, बाकी सुविधाएं काफी होगी। इसलिए लोगों को एक इनोवेटिव तरीका कॉस्टिंग का निकालना पड़ेगा। जैसे कल ही मेरे को एक जन मिला कि उसने बॉम्बे दिल्ली 26 घंटे में माल पहुंचाता है। उसने मॉडल बनाया कि हर 250 किलोमीटर ड्राइवर बदली हो जाता है, वो ड्राइवर वापस आ जाता है, तो उससे आपकी कॉस्ट कम हो रही है। सो वी विल हैव टू यूज सम इनोवेटिव वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। राइट। तो लेकिन अब क्योंकि अभी जीएसटी को लेकर सवाल जवाब बहुत सारे हो रहे हैं और लगभग सभी के मन में सवाल है, गेरा साहब क्या कोई क्लैरिटी आपको लगता है? कुछ ऐसे पॉइंट्स है, 12% चलिए एक रेट पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जहां आपको लगता है कि इस पे क्लैरिटी आएगी तो थोड़ा और बेहतर होगा? अभी यहां से उनको देख पाना मुश्किल है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। क्या कोई ऐसे मुद्दे हैं दिमाग में? विपिन जी, मुद्दे तो बहुत ही हैं, बहुत निकलेंगे। फिलहाल वी आर ऑल वेरी टाइड अप। रेरा का जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए अभी 60 दिन बचे हुए हैं। सब प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन करने हैं। जीएसटी के लिए फिर भी थोड़ा समय है, तो जब ये पड़ाव हो जाएगा तभी वो नेक्स्ट में वहां चलेंगे। राइट। तो ये बात आपने खुद ही ला दी, क्योंकि आज का जो चर्चा का विषय है वो जीएसटी प्लस रेरा। तो चलिए यहाँ से विषय का परिवर्तन कर लेते। वेंकट राव साहब, रेरा को अब मई से हमने देखा लागू हो गया है, तो एक ठीक ठाक वक्त गुजरा है। तो इस समय अगर आपके रिपोर्ट में, जानकारी में, हम रोहित जी से तो पूछेंगे कि उनके लिए कितना आसान कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी किस तरह का रिस्पॉन्स है डेवलपर्स की तरफ से और साथ में जो एसोसिएट ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से? देखिए विपिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहूंगा कि अटर कंफ्यूजन है अक्रॉस द कंट्री, बारिंग प्रोबेबली महाराष्ट्र एंड मे बी टू सर्टन एक्सटेंट मध्य प्रदेश। काफ़ी स्टेट्स में अभी भी कंफ्यूजन है और बिल्डर्स को भी एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो पहुँचे कहाँ, जाए कहाँ। इवन इन्वेस्टर्स को नहीं समझ है। रीज़न ये है कि कहीं जगहों पे रूल्स अभी खास करके आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हुआ या हरियाणा हुआ, जो की मार्केट्स माना जाता है, उन मार्केट्स में अभी तक कोई, पंजाब हुआ, इन मार्केट्स में अभी रूल्स ड्राफ्ट फॉर्म में है। अथॉरिटी एक इंटरिम आई हुई है। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या ये हमें सिर्फ
60 दिन बच जाएंगे, जो बाकी महाराष्ट्र में 90 दिन मिल गए लोगों को, या हमें 60 दिन रहेगा। तो एक कंफ्यूजन का माहौल है। राइट। पंकज साहब, आप क्या कहेंगे? हम मतलब स्वागत योग्य तो है, ये तो सब जगह बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही, मैं देख रहा हूं कि जैसे ही आप डेवलपर्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक नोट भी लगा रखा है वहां पर। नियम तो वैसे ये कहता है कि आप अभी अगले 3 महीने कोई एडवर्टाइजमेंट ना करें, महाराष्ट्र की अगर बात करूं, लेकिन आपके सेल्स जारी रह सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एडवर्टाइज वगैरह भी हो रहे हैं, तो शुरुआत में ऐसे थोड़े से फ्रिंज आते रहेंगे, बाद में टाइट होगा। बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि अगर आप देख लीजिए तो एक बड़ा डिस्क्लोजर है, एक नई डिज़ाइन है, तो इसका अडॉप्ट करने में भी एक रेजिस्टेंस रहा है, और पूरी डेवलपर बॉडी का भी रेजिस्टेंस रहा है। लेकिन अब ये अप्लाई हो गया है, और कई जगह हैं जो स्टेट में जहाँ पे रूल ही अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख लिए तो मार्केट में इम्प्रूवमेंट रहा। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात कर लीजिए तो 21% की बढ़ोतरी हुई, अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से सेल्स बढ़ रही है, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है स्पेशली फॉर डेवलपर की, जो आज तक सोच रहे हैं कि अगर रजिस्टर्ड लेट करें तो जितना लेट करेंगे उतना अपनी सेल पे उनका इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा आसपास ये है कि नेक्स्ट 1 महीने के अंदर आप देखिए तो बढ़ोतरी होगी, और जिन स्टेट्स ने अभी तक अपने ड्राफ्ट रूल्स नहीं लेके आए हैं शायद वो कंपेल होंगे लेके आने के लिए, और अदरवाइज वो शायद अडॉप्ट कर लेंगे सेंट्रल बिल को ही एज इट इज़ मैनर में। क्योंकि आप देखिए दिल्ली है, जितनी यूनियन टेरिटरी हैं उन्होंने एज इट इज़ ले लिया है, तो मेरे ख्याल से उसी तरफ रुझान है। रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वक्त तो थोड़ा कम है, तो क्या तैयारी रही सरकार की तरफ से? कैसा है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस? क्या वो स्मूथ है या अभी भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं? क्लैरिटी के लेवल पे थोड़ी दिक्कत है, या आप ही बता पाएंगे हमें? विपिन जी, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, आई हैव टू से कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें प्रॉब्लम्स होंगे, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। उन्हें एक्ट के हिसाब से 1 साल था पूरा डिजिटाइज और ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने 31 मई के पहले ही उनका पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम तैयार है। अब उसमें थोड़े टीदिंग ट्रबल्स हैं, छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिव और वो सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, पूरा टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, उन्होंने आउटसोर्स कर लिया है, और मेरे हिसाब से बाकी स्टेट्स भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे ओवर टाइम। एंड तो महाराष्ट्र में इतना थोड़ा क्लैरिटी जरूर चाहिए थोड़े, और महाराष्ट्र में एक और चीज जो हुआ है कि जो रूल्स आए वो 31 मई से 3 दिन पहले आए, तो एक बार ये क्लैरिटी जब आ चुका है, अब लोगों को समय लगता है अपने सब डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, डिटेल्स फाइनलाइज करने के लिए। इन माय ओपिनियन जून और जुलाई में, जून महीने में तो हम इसमें इंक्रीज देखेंगे ही देखेंगे, और 31 जुलाई तक सबका जो रजिस्ट्रेशन होना है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट महाराष्ट्र स्टेट में तो ये पूरा हो जाएगा। अब दूसरे जो स्टेट्स हैं जहां अब तक रूल्स ड्राफ्ट स्टेज में है या पब्लिश हुए हैं, या कोई स्टेट्स में पब्लिश भी नहीं हुए हैं, यहां मुश्किल बहुत होगी, क्योंकि थोड़ा तो समय लगता है लोगों को पूरा प्लानिंग करने में, पूरा डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करने में, क्योंकि जो लॉ है उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन स्टेट्स हैव द राइट टू मेक सर्टेन चेंजेस। बिल्कुल। राव साहब, आप अपनी कुछ राय रखना चाह रहे थे? अब मैं वही विपिन जी ये कहना चाह रहा हूं कि वाइल कंफ्यूजन है, लेकिन एक माइंडसेट चेंज जो हुआ है, अब ईगरनेस की तरफ बढ़ गए हैं, बिल्डर्स भी कह लीजिएगा, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स कह लीजिएगा, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी है। अब तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें अवेलेबिलिटी हो और हम आगे बढ़े और रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि उनको एक ये लगता है कि एक ऑथेंटिसिटी आती है मार्केट में, एक पॉजिटिविटी है। लोग अब ये चाह रहे हैं कि अच्छा हमारे पास इंफॉर्मेशन है और रेरा रजिस्ट्रेशन है, तो हमें उसमें मार्केटेबिलिटी बढ़ती है, तो नाउ दे आर मूव टुवर्ड्स दैट साइड नाउ। बट देन इशू ये है कि जब तक आपके एस्टैब्लिशमेंट इन प्लेस नहीं है, वो एक कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। बाकी मेरे ख्याल से डेवलपर्स आर गेयरिंग अप फॉर इट, एंड इनफैक्ट इन्वेस्टर्स आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर इट। चलिए, तो ठीक है, ये थोड़ा सा शुरुआती प्रोसेस जैसा कहा, टीदिंग प्रोसेस है, वो तो लगेगा ही। यहाँ पर काबरा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे कि अब रेरा आ गया है, जीएसटी का अलग फैक्टर हो गया, चलिए बात कर ली, लेकिन जैसा पंकज जी ने बताया कि पिछले क्वार्टर में हमने
एक परिवर्तन आता हुआ देखा, सेल्स थोड़े बढ़ने शुरू हुए, तो क्या एक पॉजिटिव साइन है? रेरा आने के बाद लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो लोग बहुत अभी तक थोड़ा पीछे थे उनको लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और अब मैं कॉन्फिडेंटली बाजार में जाके खरीद सकता हूं घर। क्या इंपैक्ट इसका, कैसे इस सिचुएशन को रीड कर रहे हैं आप? सूर्य, ऐसा है कि जो लोगों ने अपना फ्लैट लेने का जो पोस्टपोन किया हुआ था कोई ना कोई कारण से, और ये बजट में जो सरकार ने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से जो स्टेटस दिया है, तो सरकार की सिंसियरिटी, बिल्डर के अंदर अपना परिवर्तन और लोगों का एस्पिरेशन और ब्याज कम होना, ये चारों का एक कॉम्बिनेशन जो बैठा है, इसके कारण से जो सेल बढ़ रही है, ये सेल बढ़ी है और आगे और बढ़ेगी और गति के हिसाब से बढ़ती जाएगी, क्योंकि आगे और भी लगता है कि ब्याज के दरों में और कमी होगी और प्रॉपर्टी प्राइस लग ऐसा रहा है कि आने वाले 1 साल तक और नहीं बढ़ेंगे और लोगों की इनकम तो बढ़ी रही है। तो कॉम्बिनेशन जो अभी चल रहा है एकदम रियल एस्टेट के लिए सही कॉम्बिनेशन चल रहा है। बिल्डर लोगों से खाली प्राइस ना बढ़ाएं और अपने वॉल्यूम में ध्यान दें, जिस तरह इंडस्ट्री चलाते हैं, तो मेरे को लगता है कि काफी अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो एक गोल्डन सवाल हमेशा की तरह, क्या अब घर खरीदने का सही वक्त है? घर खरीदने का सही वक्त है, घर खरीदने के लिए वक्त हमेशा सही होता है। ओके, बिल्कुल सही वक्त है। लेकिन इस समय और ज्यादा अच्छा, जो 3-4 कारण आपने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है कि अब जो लीगल हर्डल था रेरा के कारण से, कि वो एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, रेरा से सबसे बड़ा आराम ये हो गया है कि आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ गया है। वरना आज तक क्या था कि जो बड़े कॉर्पोरेट बिल्डर है या जिनका नाम बहुत है, वहां तक ही ट्रस्ट फैक्टर था, लेकिन रेरा आने के कारण से एवरीवन रेरा कंप्लायंस, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। चलिए, तो सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन 2 बड़े कारक जिनकी आज हमने बात की, रेरा और जीएसटी, बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे, रियल एस्टेट पे छोड़ना शुरू कर दिया है। एक पॉजिटिव साइन भी हम देख रहे हैं। हाँ, कुछ चीजों को लेकर अभी थोड़ी बहुत क्लियरिटी आना बाकी है, लेकिन वो वक्त के साथ आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े रिफॉर्म है। लेकिन इतना तय है कि इन दोनों बड़े रिफॉर्म से रियल एस्टेट की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है और सबकी बेहतरी के लिए बदलने वाली है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.